નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 10 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 2 બુઢી કાકી જે છે મિત્રો, જેના લેખક પ્રેમચંદ છે, તેનું સંપૂર્ણ ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન કરીશું. જો આની પીડીએફ મેળવવા માંગો છો તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી એપ્લિકેશનની લિંક ઉપરથી મિત્રો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરશો તો ત્યાંથી પીડીએફ મળી રહેશે. विभागे गद्य आधारित प्रश्नों છે. सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, એટલે કે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. बूढ़ी काकी में स्वाद की चेष्टा शेष बची थी. बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था. बूढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है. लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी. बूढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी. सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. बुद्धिराम के घर पूड़ियाँ बन रही थी क्योंकि, तो जवाब શું આવશે મિત્રો? लड़के मुखराम की शादी हो रही थी, એટલે કે ब આવશે. घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था, એટલે જવાબ એમાં પણ ब આવે છે. सही विकल्प चुनकर लिखिए. लाडली बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था. तो जवाब आवश्य मित्रों अ એટલે કે ए माँ का. बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? तो सुरक्षा का એટલે કે बी जवाब आवश्य. नंबर 3, लड़कों और बुढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो आवश्य मित्रों जवाब ड એટલે કે डी विद्रेश. प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बुद्धिराम के बेटे के तिलक में क्या क्या बन रहा था? तो बुद्धिराम के बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार सब्जियाँ बन रही थी. बूढ़ी काकी कड़ाह के पास कैसे पहुँची? तो बूढ़ी काकी को घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी. प्रश्न नंबर 3, काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिराम ने क्या किया? तो काकी पर क्रोध आने पर बुद्धिमान दोनों हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में पटक आता है. प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बुढ़ापे को क्या कहा है? तो लेखक ने बुढ़ापे को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा है. प्रश्न नंबर 5, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी. प्रश्न नंबर 6, बुद्धिराम के घर पर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? तो बुद्धिमान के बड़े लड़के मुखराम का तिलक का उत्सव था, इसीलिए उसके घर पे पूड़ियाँ बन रही थी. बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई. प्रश्न नंबर 8, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो काकी को पूड़ियाँ देने की खुशी में लड़की को नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी. प्रश्न नंबर 9, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो उत्सव के दिन अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी. प्रश्न नंबर 10, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? तो बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी. प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी में गिल के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी. जब घरवाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता था, या तो भोजन की मात्रा कम होती अथवा तो बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी. प्रश्न नंबर 2, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो लड़के जब तक बूढ़ी काकी को सताया करते थे, लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काटकर भागता था और कोई उन पर पानी की कूली कर देता था. इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे. प्रश्न नंबर 3, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी.
उनकी कल्पना में लाल लाल और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। प्रश्न नंबर 4, थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? तो बूढ़ी काकी को जूठे पतलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा ने बहुत ग्लानि हुई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा मत मानना। प्रश्न नंबर 5, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिमान के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज-बाग दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई और काकी की संपत्ति बुद्धिराम ने हथिया ली थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, क्या देखकर रूपा को पछतावा हुआ और क्यों? रूपा के बड़े लड़के के तिलक में मेहमानों तथा अन्य लोगों को पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तथा मसालेदार कचौरियाँ परोसी गई थी। सब खा पीकर सो गए। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पतलों से चुन चुन कर पूड़िया के टुकड़े खा रही थी। ये देखकर उसे अपने भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, उसके साथ उसने ये कैसा बर्ताव किया। प्रश्न नंबर 2, रूपा और बुद्धिमान ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया और क्यों? तो रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियाँ, कचौरियाँ निकाली जा रही थी और मसालेदार सब्जियां बन रही थी। बूढ़ी काकी को ये सुगंध बेचैन कर रही थी। वे रेखते रेखते कड़ाई के पास पहुंच गई थी। इस पर रूपा आग बबूला हो उठी और काकी को दोनों हाथ जकड़कर उसको बहुत खींच लिया। उसके बाद एक बार फिर बूढ़ी काकी भोजन को आशा से सरकती हुई आंगन में आ गई थी। तब तक मेहमानों भोजन कर रहे थे, पर बुद्धिराम गुस्से से तिल मिला गया था। उस प्रकार रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति इन 2 अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया था। प्रश्न नंबर 3, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मसुम्बे बंधे। तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़िया की तस्वीर नाच रही थी। पूड़िया लाल लाल और नरम नरम होगी। कचौरिया के आजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मसुम्बे बांधे थे। वे पहले पूड़िया और सब्जी खाऊंगी और दही और शक्कर, कचौरिया रायते के साथ मांग कर खाएंगी। इस तरह अनेक प्रकार बूढ़ी काकी के मन में खाने के बारे में मसुम्बे बनते थे। प्रश्न नंबर 4, बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? अपने जीवन में मनुष्य की तरह तरह की कामनाएं होती है। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक मनुष्य को जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति की इतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में होती है, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के जीवन के गिने चुने वर्ष ही बचे रहते हैं। वो जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने की हर कोशिश करता है। इसके लिए उन्हें बुरे भले मान अपमान की परवाह नहीं होती। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बुढ़ापा तृष्णा लोक का अंतिम समय है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को आश्रय स्पष्ट कीजिए। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती है। वृद्धावस्था में कई मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमजोर हो जाता है और याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है और मनुष्य का बच्चों की तरह वृद्धों की मान अपमान की परवाह नहीं होती। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में
समानता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुत बचपन का पुनरागमन होता है। लड़कों को बुढ़ा से स्वाभाविक विद्वेष होता है, तो लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों के सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उसकी अपनी धारणा बनी होती है। इस अर्थ में बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। व्याकरण आधारित प्रश्न। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जीभ का स्वाद तो रसास्वाद। जहाँ घटना घटी है वह जगह तो घटना स्थल। भूख से आतुर तो श्रद्धातुर। धीरज की परीक्षा लेने वाले धैर्य परीक्षण। देवताओं का निवास स्थान तो स्वर्ग। दोबारा आना तो पुनरागमन। निराशा से भरा हुआ तो निराशामय। निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो मित्रों, स्वार्थ अनुकूलता से तो स्वार्थ अनुकूलता से। सन्मुख तो सम्मुख। प्रतीक्षा तो प्रतीक्षा। दुर्गति तो दुष्गति। यद्यपि तो यद्यपि। निर्णय तो निर्णय। संधि को जोड़िए तो सहानुभूति, व्याकुल, सज्जन, अर्धागिनी आएंगे। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सब्जबाग दिखाना तो बड़े बड़े झूठे वादे करना। लोगों को ठगने वाला धूर्त पहले उन्हें तरह तरह सब्जबाग दिखाता है। आपे से बाहर होना तो अत्यंत क्रोधित होना। मनोज की मस्ती देखकर उसकी माँ आपसे बाहर हो गई। उबल पड़ना तो क्रोधित होना। नौकर चोरी करता पकड़ा गया तो सेठ उस पर उबल पड़े। छाती पर सवार होना तो सामने अड़े रहना। मेहुल के बाप के साथ झगड़ा हुआ तब मेहुल छाती पर सवार हो गया। नाक कटवाना तो इज्जत खोना। अपने ही गांव में चोरी करके उसने अपनी नाक कटवाई। बेसिर पैर की बात तो असंबंध बात। महेश हमेशा बेसिर पैर की बात ही करता है। हृदय सन रह जाना तो घोर आश्चर्य से में डूब जाना। माँ ने अपने बेटे की गुंडों के साथ देखकर उसका हृदय सन हो गया। मुंह बाए फिरना तो बेकार की हालत में घूमना। स्नातक होने के बाद पुष्पा मुंह बाहे करती थी। कलेजे में हुक सी उठना तो मन में दुख होना। पड़ोसी की बात सुनकर पिताजी के कलेजे में हुक सी उठ गई। रोटियां के लाले पड़ना तो रोटियों के लिए बहुत तरसना। भिखारी को रोटियों के लिए लाले पड़ रहे थे। आग हो जाना तो अत्यंत क्रोधित होना। बुढ़ी काकी को देखकर रूपा आग हो गई। जवाब दे चुकना तो निष्क्रिय होना। बूढ़ी काकी के उम्र से उसके हाथ पैर जवाब दे चुके थे। कलेजा पसीजना तो दया आना। खाने के लिए रो रही काकी को देखकर कलेजा पिसज गया। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। अनुराग तो अवश्य मित्रों विराग। दीर्घाहार तो अल्पाहार। निर्लज्जता तो अवश्य लज्जा। अपरिमिति तो परिमिति। प्रतिकूल तो अनुकूल। सज्जन तो दुर्जन। सुलभ तो दुर्लभ। अपसुकन तो सुकन। मज़ेदार तो बेमजा। मेहमान तो यजमान। पर्यायवाची शब्द या तो समानार्थी शब्द लिखिए। दीनता तो दरिद्रता। वाटिका तो उद्यान। स्वादिष्ट तो जायकेदार। श्रद्धा तो भूख। उद्विग्न तो चिंतित। तृष्णा तो प्यास या तो लोभ। भाववाचक संज्ञा। गलत तो गलती। बेचैन तो बेचनी। बुढ़ा तो बुढ़ापा। कठिन तो कठिनाई। सिसकना तो सिसकी। प्रसिद्ध तो प्रसिद्धि। जुझलाना तो जुझलाहट। उत्तेजित तो उत्तेजना। जुट्ठा तो जुट्ठन। गुदगुदाना तो गुदगुदी। कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। सहनाई तो सहनाई वादक। धुलाई तो दोषी। लेखन तो लेखक। रक्षा तो रक्षक। बजाना तो बजैया। निर्णय तो निर्णायक। विशेषण संज्ञा लिखिए। मजा तो मज़ेदार। अमानुष तो अमानुषिक। कल्पना तो काल्पनिक। कमजोरी तो कमजोरिया। लुभाना तो लुभावना। उड़ाना तो उड़ाऊ। समास पहचानिए। प्रतिदिन अवयवी भाव। आजीवन तो अवयवी भाव। पूड़ी कचौड़ी तो दंद्र। बुद्धिहीन तत्पुरुष। निष्प्राण बहुव्रीहि। गगनमंडल कर्मधारय। शुद्धातुर
કર્મધારય સદિછાએ, તો કર્મધારય શુદ્ધાવર્ધક, ઉપપદ રસાસ્વાદન, સંબંધ તત્પુરુષ, સબ્જબાગ, કર્મધારય સ્વાનેન્દ્રિય, રક્ષાગાર અને કંઠાવરુદ્ર. તો એ મિત્રો આવશે તત્પુરુષ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો.